टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स बाय डेविड जे डॉट फॉर सेकंड एडिशन के सेकंड चैप्टर का। और इसमें हम ये पोटेंशियल यूज करेंगे और इस पोटेंशियल को यूज करते हुए शूटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है शूटिंग इक्वेशन की वो ये आएंगे, जो है स्टेशनरी स्टेट्स। और पहली तीन स्टेशनरी स्टेट्स मैंने ये लिस्ट की हैं। वो सोल्यूशन हमारे पास आएगा तो इस केस में हमारे पास डिस्क्रीट होगा। तो ये भी देखेंगे कि डिस्क्रीट लेवल्स हमारे पास कब आते हैं और कंटिन्यूस लेवल्स हमारे पास कब आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इन्फिनिट स्क्वायर वेल। और पोटेंशियल अगर मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से है कि v इज जीरो व्हेन x इज जीरो टू a एंड इन्फिनिट अदरवाइज। तो जीरो से लेके ए तक हमारे पास पोटेंशियल जीरो है और बाकी हर जगह पे हमारे पास पोटेंशियल इन्फिनिट है। तो अगर पार्टिकल हमारा यहाँ पे मौजूद है इस जीरो से लेके ए तक में पोजीशन में, तो वो कभी भी इस पोटेंशियल से एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिट उसे एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि पोटेंशियल हमारा इन्फिनिट है। क्लासिकली हम इस तरह के पोटेंशियल को देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक कार्ट हो, वो इस दो बाउंड्रीज के दरमियान में मूव कर सकती हो, लेकिन वो इन बाउंड्रीज को अबोर नहीं कर सकती, इनको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स का हम जिक्र नहीं कर रहे। तो इस सेल पार्ट जो है जो कार्ट है वो उड़ के इस तरफ से नहीं आ सकती, वो सिर्फ इन दोनों के दरमियान में मूव हो सकती है। तो जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम डील करेंगे जहाँ पे हर रीजन में पोटेंशियल कुछ रीजन में पोटेंशियल कुछ होगा और कुछ रीजन में पोटेंशियल अलग होगा, वहाँ पे हम जो अलग अलग पोटेंशियल पुट करके शूटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप मेनली दो तरह के रीजन्स हैं। एक है ये इनसाइड और ये हमारे पास है बाकी आउटसाइड, और ये भी आउटसाइड है। आउटसाइड चूंकि पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिट है, तो हमने देखा हुआ था फ्रॉम चैप्टर वन, नॉर्मल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि आपके पास नॉर्मलाइजेबल फंक्शन वही होते हैं वे फंक्शन जो कि इन्फिनिट पे डाई डाउन कर जाए। ठीक है, इन्फिनिट पे हमारे पास इन्फिनिट पोटेंशियल पे डाई डाउन कर जाए। तो इस केस में जब हमारे पास पोटेंशियल जबकि इन्फिनिट है, तो वहाँ पे जो वेव फंक्शन है उसको डाई डाउन करना चाहिए। यही फिजिकल रिलायजेबल वेव फंक्शन है और नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन भी यही होते हैं। तो बाहर हम सेफली कह सकते हैं कि जहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिट है वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो है। तो साई एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आउटसाइड। तो जब साई हमारे पास जीरो है तो इसकी जो स्क्वायर मॉड्यूलस होगा जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं वो भी इक्वल टू जीरो होगी। तो यही तो आउटसाइड के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि इस बाहर जो वेव फंक्शन जीरो है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी पार्टिकल के पास जाने की जीरो है। अब आ जाए इनसाइड, यहाँ पे जीरो से लेके ए तक। तो ये इस केस में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो जीरो है। ये पोटेंशियल हम पुट करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल पार्ट होता है वो जीरो हो जाएगा। तो मेनली ये पोटेंशियल जिसे हम कहने हैं पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो पोटेंशियल है पार्टिकल का वो जीरो, और जो बाकी इक्वेशन रह जाती है वो हमारे पास ये है। तो अब अगर आप इसको जो एच कट स्क्वायर ओवर टू एम को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखती है। साई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे साई और यहाँ पे एक हमारे पास कांस्टेंट है। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं एक और इक्वेशन के साथ जो बिल्कुल हुबहू इसी तरह की है। वो है डबल डेरिवेटिव साई का इस तरफ, और यहाँ पे साई है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ कांस्टेंट मौजूद है जिसका स्क्वायर है और माइनस है। एक तरीका तो ये है कि हम इस इक्वेशन को खुद से सॉल्व करने बैठ जाएं, पूरी मैथमेटिक्स में आ जाएं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की का जो मैथमेटिक्स है उसमें उसको लेके इसको सॉल्व करें। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिजिक्स सीखनी है, और वो ये है कि हम ऑलरेडी एक इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हमें पता है उसके साथ कंपेयर करके अगर ये इक्वेशन बिल्कुल उसी इक्वेशन की तरह दिखती है तो जो सोल्यूशन इस इक्वेशन का होगा वही सोल्यूशन इस इक्वेशन का होगा। तो इस केस में खुशकिस्मती से हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हूबहू इसके इक्वलेंट है, ये आइडेंटिकल है। तो जबकि अगर सिर्फ आप
के को इमेजिन कर लें कि कोई इसके इक्वल है, ठीक है। तो के है मेरा ये चीज़ के है, ठीक। तो के स्क्वायर, सॉरी, ये हमारे पास के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 me ओवर एच का स्क्वायर। तो अब अगर आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 me ओवर एच का। तो इस केस में हमने एज्यूम किया है कि एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो कि एक फिजिकल सिस्टम होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल सिस्टम में हमारे पास कभी भी जो एनर्जी है वो लेस देन मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। तो इस केस में हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल का वो जीरो है, तो एनर्जी कभी भी जीरो से लेस नहीं हो सकती। अगर हमारे पास एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल से कम हो जाए तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। तो याद रहे कि एनर्जी आपके पास इक्वल होती है E इज इक्वल टू बी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपने देखनी है तो आप V उस तरफ ले जाएं, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। अब आप देखें कि अगर V मिनिमम से जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। क्लासिकली आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इस वजह से मिनिमम पोटेंशियल चूंकि यहाँ पे जीरो है तो एनर्जी विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो जनरल सॉल्यूशन इस तरह की इक्वेशन का होता है हमारे पास, वो साइनसोइडल है। साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब ये हार्मोनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि ए और बी जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि आप बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है वो हमें दो कांस्टेंट फिक्स करने में हेल्प आउट करेगी जब हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन मौजूद हो। तो इस केस में हमारे पास है, एक और बात याद रहे जो कि इस मॉडल से हट के है, वो ये साई एक्स साई एंड डेरिवेटिव ऑफ साई मस्ट कंटिन्यूस एट बाउंड्री। ठीक है, दोनों बाउंड्री पे कंटिन्यूस होना चाहिए। साई हमेशा कंटिन्यूस होगा और साई का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक जगह पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता, वो ये कि जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिट हो। जहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिट है वहाँ पे आपके पास जो डेरिवेटिव है साई का वो जीरो, वो कंटिन्यूस नहीं होगा, जबकि साई स्टिल आपके पास जीरो होगा। तो जो हम प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं उसमें देखिए आपके पास बाउंड्रीज पे जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट है, तो इस वजह से जो डेरिवेटिव ऑफ साई है वो हम जो कंटिन्यूस नहीं होगा तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, जबकि साई को स्टिल हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल बेशक इन्फिनिट हो या ना हो साई हमेशा हमारे पास कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ साई हमें लीड करती है कि जो पोटेंशियल इस बाउंड जो वेव फंक्शन इन बाउंड्रीज पे होगा, लेट से बाउंड्री पे यहाँ पे पोटेंशियल इस तरफ ये है तो अंदर भी पोटेंशियल यहीं से ही स्टार्ट होगा। कंटिन्यूटी का मतलब ये है, अगर पोटेंशियल हमारा ये वेव फंक्शन सॉरी इनसाइड यहाँ पे है तो बाहर भी यहीं से ही स्टार्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि वेव फंक्शन यहाँ है और ये यहाँ पे स्टार्ट हो, ये डिसकंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी ऑफ साई का मतलब हमारे पास ये होता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ साई क्योंकि वेव फंक्शन बाहर जीरो है, वो हम पहले कह चुके हैं आउटसाइड जीरो है, तो इनसाइड भी बाउंड्रीज पे वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए। तो एक बाउंड्री हमारी जीरो की और दूसरी बाउंड्री हमारी ए की, तो ये दोनों बाउंड्रीज पे जीरो होंगे, कंटिन्यूटी हमें यही इम्प्लाई करती है। तो लेफ्ट साइड पे आ जाए जो कि जीरो है बाउंड्री, तो जीरो मैं पुट करूंगा इस जो जनरल सोल्यूशन में, तो जीरो मैंने पुट कर दिया ए साइन जीरो एक्स की जगह पे प्लस बी कॉस जीरो, तो इस पूरे का रिजल्ट हमारे पास है अभी। जबकि हमें पता है कि यहाँ पे वेव फंक्शन जो है वो जीरो होना चाहिए, तभी हम इसको इस कांस्टेंट को वही कांस्टेंट एक्सेप्ट करेंगे जो हमें ये सोल्यूशन दें। क्या सोल्यूशन दे, एक्स जीरो पे जीरो, तो जबकि हमने जीरो पुट किया तो हम आंसर बी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बी जीरो होगा तभी हमें ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। बी जीरो होगा तो साई जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सो बी मस्ट बी जीरो। ठीक, तो यहाँ तक अभी तक बी जीरो आप दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे इस सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन में, तो हमारे पास अभी तक एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स।
तो अगेन यहाँ पे जीरो क्यों किया हमने बी को, क्योंकि हमने ये बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल करना था और वो एक ही केस में फुलफिल हो सकती थी अगर बी को हम जीरो करें। तो इसी तरह हम फिक्स करेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन ने बी को फिक्स कर दिया तो हमारे पास आया साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन की एक्स। अब आए सेकंड बाउंड्री कंडीशन राइट हैंड साइड पे जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है। तो मैंने ए पुट किया इस रिमेनिंग सोल्यूशन में, तो साई ऑफ ए इज इक्वल टू ए साइन के ए। तो अब ये भी हमें जीरो चाहिए कि ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो वो कुछ केसेस में आपको ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है जिसमें हम, अब देखें यहाँ पे दो पार्ट्स हैं जो इस केस में जो साई है वो जीरो हो सकता है, वो है एक ये और एक है ये। ठीक है, अगर मैं ए जीरो कर दूं तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा हमारे पास कि साई जीरो हो जाए। जीरो हमारे पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्योंकि मैंने ये इक्वेशन है हमारे पास साई माइनस के स्क्वायर साई। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज जिस पे तो जो इक्वलिटी के दोनों साइड की जो इक्वेशन है वो बराबर आ जाए। तो साई जीरो करूंगा तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हम ट्रिवियल सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड है। तो ए इक्वल टू जीरो करना कोई हमें नई चीज नहीं बताएगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। हाँ ये देख सकते हैं हम कि साइन के ए इज इक्वल टू जीरो हो तो फिर क्या हो। तो हम वही एंगल्स जो कि यहाँ पे है आपके पास एंगल की जगह पे के ए आ रहा है, वही के ए क्यों ना एक्सेप्ट करें जो कि हमें साइन की वैल्यू जीरो दें। ठीक है, जैसे कि के ए अगर हमारे पास जीरो हो तो साइन जीरो जीरो देगा, और अगर पाई हो या माइनस पाई हो तो फिर भी जीरो, टू पाई हो तो फिर भी जीरो। तो हम इन्हीं वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे जो हमें साइन की वैल्यू जीरो देते हैं। तो उस पर हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो सेटिस्फाई रहेगी। तो जो एक्सेप्टेबल है हमारे पास यहाँ पे एंगल्स वो ये हैं, मैंने लिस्ट कर दिया है। और नेगेटिव जो है हमें वो कुछ नया नहीं दे रहे, नेगेटिव हमें जो साइज हैं वो सिर्फ सोल्यूशन हमें इन्वर्ट करके दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी, क्योंकि साइन में अगर आप नेगेटिव एंगल की जगह पुट करें तो साइन को पता है आपको वो इज इक्वल टू होता है, लेट से मैं आपको शो करता हूँ, माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस सिर्फ बाहर आ जाएगा तो ओवरऑल आपका जो फंक्शन है पूरा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास माइनस जो होगा बिल्कुल सेम फंक्शन होगा लेकिन माइनस साइड पे होगा जैसे कि ये। तो कोई चीज़ नई नहीं है बल्कि वही फंक्शन है, बस इन्वर्टेड है। तो हम नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनको हटा देंगे और सिर्फ लेंगे वन से, जीरो भी एग्जाम्प्ट कर देंगे। जीरो क्यों एग्जाम्प्ट करेंगे, वो भी वही केस के हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। अगर आप यहाँ पे साइन जीरो पुट कर दें और यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू हो तो टोटल जो वेव फंक्शन आपका वैल में आएगा वो जीरो होगा। ठीक है, वो जीरो होगा, इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे साथ आपको जीरो मिलेगा। मैं ये दोबारा आगे चल के इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो केस की वैल्यूज हैं ए को आप देखें ये बन रहे हैं हमारे पास एन पाए, ठीक है, एन की वैल्यू वहां से स्टार्ट हो रही है। और ए को अगर आप इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा कि एन इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए। तो nth ए इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए, और जबकि एन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है वन से लेके टू थ्री एंड सो ऑन। तो अब आप जो गिवन हमने के की वैल्यूज फाइंड की हैं वो पुट कर दें तो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई ए ओवर एक्स। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है। यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं पुट करता हूँ जो मैंने अभी बताया था कि मैं अगर एन को जीरो भी ले लूँ, जीरो कंसीडर करूँ, जीरो से स्टार्ट करूँ, तो जीरो एन के लिए एक्स की वैल्यू जो मर्जी है वो हमें जीरो देगी। ठीक है, तो पूरा वेव फंक्शन हमारे पास जीरो हो जाएगा। जबकि अगर वह जो एन की वैल्यू वन लें तो ये बनेगा पाई एक्स ओवर ए। ठीक है, ये एंगल बनेगा पाई एक्स ओवर ए। अब ये सिर्फ जीरो होगा एक्स जीरो पे साइन, और जब एक्स इज इक्वल टू ए हो, एक्स जब ए के इक्वल होगा तो ए कैंसिल आउट होगा तो ये पाई बन जाएगा। तो दो जगहों पे सिर्फ जीरो होगा, बाकी जगहों पे जीरो नहीं होगा। इस वजह से हमने जीरो की पॉसिबिलिटी को रूट आउट कर दिया।
तो जब आपने के फाइंड कर लिया तो इसका मतलब है आपने एनर्जी फाइंड कर ली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी के और एनर्जी का रिलेशन मौजूद है। ये देखें, ये हमारे पास है, ये एनर्जी और के का रिलेशन। तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, मैं आपको ये देखें एन पाई ये के आ गया, एन पाई ओवर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम ई ओवर एच कट। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो वो बन गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई। मजीद आप टू एम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो आपके पास ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर और टू एम ए स्क्वायर। और अलाउड वैल्यूज कौन सी हैं n की, जबकि बाकी जो है हमारे पास सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। एच कट स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, पाई भी, टू एम ए भी, एम हमारे पास मैस है पार्टिकल का, ए हमारे पास विड्थ है वेल की, एच कट प्लेन्स कॉन्स्टेंट, पाई हमारे पास है 3.1415 एंड सो ऑन। एन जबकि है जो यहाँ पे वेरी हो रहा है, तो एन की अलाउड वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउड है। ठीक है, तो इसके जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे हमारे पास वो डिस्क्रीट बनेंगे। लेट्स से ये हमारे पास है 1 और ये है मेरे पास 4, ये मेरे पास है 9 एंड सो ऑन। ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहाँ से है हमारे पास, वो अलाउड वैल्यूज ऑफ के से, के की वही सर्टेन वैल्यूज अलाउड है। वो के की वैल्यू हमने कहाँ कब से रिस्ट्रिक्ट की है, वो इस बाउंड्री कंडीशन से। और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास कहाँ आई है, जब हमारे पास सिस्टम जो है वो पार्टिकल बाउंडेड है, सिस्टम बाउंडेड है हमारे पास। तो बाउंड्री सिस्टम से हमारे पास बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास आए हैं अलाउड वैल्यूज ऑफ के और अलाउड वैल्यूज ऑफ एन। और अलाउड वैल्यूज ऑफ एन ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो सर्टेन वैल्यूज ही होंगी जो अलाउड हैं, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगी। जैसे 1.5 पे एग्जिस्ट नहीं करती, 2.5 पे एग्जिस्ट नहीं करती, 2.7 पे एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास अलाउड है, तो क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। तो जब कभी हमारे पास सिस्टम बाउंडेड होगा तो एनर्जी लेवल्स हमारे पास डिस्क्रीट आएंगे, और जब कभी हमारे पास सिस्टम बाउंड्रीज नहीं होगा तो हमारे पास ना बाउंड्री कंडीशन होगी, ना कोई सही कंडीशन, ना इम्पोजिशन होगी, ना कोई अलाउड वैल्यूज ऑफ एन होगी, और ना डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। उस केस में हमारे पास जो एनर्जीज होंगी वो कंटिन्यूस होंगी। तो बाउंडेड सिस्टम एनर्जी लेवल डिस्क्रीट, और फ्री सिस्टम या अनबाउंडेड सिस्टम एनर्जी लेवल एनर्जीज आर कंटिन्यूस। तो ये था हमारा टास्क अभी तक कि सॉल्व करना श्रोडिंगर इक्वेशन को। और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक मिला एनर्जी और दूसरे में वेव फंक्शन मिले। तो मैं आपको दोबारा शो कर दूं कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, हम आगे भी क्योंकि एक्सरसाइज यही चलेंगी। आप स्टार्ट करोगे, पोटेंशियल पहले स्पेसिफाई करोगे, उस पोटेंशियल को पुट करोगे श्रोडिंगर इक्वेशन में, श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर आप अ, जो उसका जनरल सोल्यूशन देखोगे, जनरल सोल्यूशन देखने के बाद आप जो कांस्टेंट फिक्स करोगे वो बाउंड्री कंडीशन है, तो इसी दौरान आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब एक जो टास्क रह गया वो ये कि हमने इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स की है उसके लिए ज़रूरी है कि वेव फंक्शन हमारे पास जो नॉर्मलाइज होने चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास ये है, क्योंकि ए से ग्रेटर देन में और जीरो से लेस देन पे आपका जो वेव फंक्शन है वो वैसे जीरो है, तो सिर्फ जहाँ पे नॉन जीरो वेव फंक्शन है वो जीरो से लेके ए तक है, तो इस वजह से मैंने वेव फंक्शन वही कंसिडर किया है। और वो है हमारे पास ए साइन के एक्स। तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन हमें कहती है कि साई मॉडुलो स्क्वायर डी एक्स इज शुड बी इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 रख के हम इसकी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है, और ए जो कि कांस्टेंट है मैंने यही रहने दिया, इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से। तो हाफ एंगल फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू के एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने यूज़ किया है हाफ एंगल फार्मूला साइन के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 के एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये यूज़ किया गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए स्क्वायर को बाहर और स्क्वायर ओवर 2 को बाहर कर लिया, जबकि इस को पूरे को इंटीग्रेट कर लिया।
तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x और इसकी इंटीग्रेशन होगी cos की sin 2kx ओवर 2k। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे जो लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे आप x में लिमिट्स पुट करेंगे a अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ पे a आ जाएगा और माइनस यहाँ पे है साइन 2ka ओवर 2k। तो x की जगह पे हमारे पास a आ गया। ठीक, क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये वैसे और साइड टर्म 0 हो जाएगी और ये साइन 0 हो जाएगा। ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। वो कैसे, मैं भी आपको शो करता हूँ। तो k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो एन पाई ओवर ए। तो एन पाई ओवर ए आ गया। तो आप ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा साइन 2n पाई। साइन 2n पाई, तो 2n पाई हमेशा हमें 0 देगा। n की वैल्यू 1 करोगे तो 2 पाई बन जाएगा, n की वैल्यू 2 करोगे तो बन जाएगा 4 पाई, n की वैल्यू अब अगर आप 3 करोगे तो 6 पाई बन जाएगा। तो ये टोटल टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। तो बाकी सिर्फ रह जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए। ठीक, ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए शुड बी इक्वल टू 1 फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन। तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर ए। तो ये रहा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब अगर आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को एक्चुअल वेव फंक्शन में पुट कर दें तो वो आ जाएगा साई एन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर ए साइन इंटू एन पाई ओवर ए इंटू एक्स। तो ये रहा मेरे पास इनफिनिट स्क्वायर वेव फंक्शन की वेव फंक्शन, या आप कह लें स्टेशनरी स्टेट्स। तो ये है स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स हम क्यों कहते थे, क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होती है और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो अगर आप कुछ वेव फंक्शन प्लॉट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की है, तो अगर प्लॉट करेंगे तो ये बनेगा ये। अगर आप n की वैल्यू 2 कर दें तो कुछ वेव फंक्शन यूँ बनेगा, n की वैल्यू 3 कर दें तो हमारे पास वेव फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि वेव फंक्शन हमने फाइंड आउट कर ली हैं, एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जो इन वेव फंक्शन के साथ डील करने में हमें आसानी दे। और आगे भी हम चल के आगे भी जो वे स्टेशन स्टेट्स आ रही हैं, वेव फंक्शन आ रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी वहाँ पर भी यूजफुल है या उनकी भी यही सेम प्रॉपर्टीज होंगी या नहीं होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इन्फिनिट स्क्वायर वेल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे। तो अभी तक हमने ये किया कि शूटिंग इक्वेशन में हमने पोटेंशियल पुट किया और उस पोटेंशियल के लिए हमने जनरल सोल्यूशन लिखा। जनरल सोल्यूशन में जो कांस्टेंट है हमने फाइंड किया बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन ने हमें अलाउ किया कि हम एनर्जी फाइंड आउट कर लें और फिर हमने उसको और वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लें और फिर हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लिया।